बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th सिंटेक्स बुक मैथमेटिक्स यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक्सरसाइज 1.4 सोल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 1.4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं। अब अगर हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छी तरह से पता होगा तो हम जो है कि एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है कि वो समझते हैं। अच्छा, ये हम जो है कि छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब हम जो है कि जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि हम जो है कि एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन जो है कि अच्छी तरह से समझ कर सकें। तो सबसे पहले तो देखो, हमारे पास एक एक्सप्रेशन होती है। ये एक्सप्रेशन है a पावर x। अब ये जो a पावर x है, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसमें ये जो a है, इस a को हम क्या कहते हैं? बेस। इस a को हम बेस कहते हैं। और ये जो x है, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं हम इसे? एक्सपोनेंट। अब इसे एक्सपोनेंट कहो या इंडेक्स कहो, ठीक है, इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है a पावर x, तो इसमें a क्या है? बेस, और x क्या है? एक्सपोनेंट या इंडेक्स हम कह सकते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें, तो अगर मैं कहूँ कि 3 पावर 5, तो ये एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। इसमें ये जो 3 है ये क्या है? बेस है। और ये जो 5 है इसे हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर लिखा a/b होल पावर m, तो ये a/b जो है वो क्या है? बेस है। और ये जो m है ये क्या है? एक्सपोनेंट। इसी तरह से मैं अगर यहाँ लिखता हूँ -3/5 होल पावर, अगर यहाँ पर मैं नहीं लिखता हूँ कुछ भी, यानी कि या तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 लिख देता हूँ, अगर कुछ पावर नहीं होती तो हम कहते हैं 1 है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास -3/5 है, इसको क्या कहेंगे? हम बेस कहेंगे। और ये जो 1 है ये क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर आपको बेस और एक्सपोनेंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखो, जो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझेंगे या लॉज ऑफ इंडाइसिस हम जो समझेंगे, उसमें हमें ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है किसी भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। तो हम जो है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझते हैं। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ इंडाइसिस। अब इंडाइसिस जो है कि वो इंडेक्स का प्लूरल है, यानी इंडेक्स की जमा है। तो इंडेक्स की जमा जो है वो क्या होता है? इंडाइसिस होता है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ इंडाइसिस में हम सबसे पहला लॉ देखते हैं, यानी प्रोडक्ट लॉ देखते हैं। अब प्रोडक्ट लॉ में हम देखते हैं, अगर हमारे पास बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो फिर प्रोडक्ट लॉ जो है कि वो क्या कहता है वो देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास a पावर x मल्टीप्लाई बाय a पावर y है, तो देख सकते हैं हम बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट जो है कि वो क्या है? डिफरेंट हैं। तो प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे और जो है जो एक्सपोनेंट है उसको हम ऐड कर देंगे, यानी a पावर x इंटू a पावर y इज इक्वल टू a पावर x प्लस y हो जाएगा। ये हमें जो है कि प्रोडक्ट लॉ के तहत हमें पता चलता है। अब यहाँ पर ये जो a है ये क्या है? रियल नंबर होने चाहिए, और x और y जो है वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। याद रखना, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर x और y सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और a जो है वो क्या है? रियल नंबर होने चाहिए। अब प्रोडक्ट लॉ में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? बेस सेम हो
तो जो पावर होते हैं यानी जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और अगर जो है कि बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो तो। अब यहाँ पर हम देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर देखो ये 2 है इंटू 2 है, देखो ये बेस क्या है हमारे पास, सेम है। अब इसकी पावर मैं कहता हूँ 3 है और इसकी पावर जो है कि वो क्या है, 2 है। अब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो प्रोडक्ट लॉ ही यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोडक्ट लॉ के तहत बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं, बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी 3 + 2 कर देंगे। तो इस तरह से 2 पावर 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास 1/5 होल पावर 3 है इंटू 1/5 होल पावर 4 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बेस सेम है और एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, डिफरेंट हैं। तो हम बेस एक दफ़ा लिखेंगे और एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, यानी 3 + 4 इज इक्वल टू 1/5 होल पावर 3 + 4 क्या होगा, 7 होगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रोडक्ट लॉ में बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो बेस एक दफ़ा लिखकर हम पावर को क्या कर देते हैं, यानी एक्सपोनेंट्स को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ये एग्जांपल्स हमने यहाँ पर दी। अब यहाँ पर ये जो a है वो रियल नंबर होना चाहिए और x और y पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रोडक्ट लॉ में, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम। अगर बेसिस जो है वो क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पर तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, यानी एक्सपोनेंट डिफरेंट है। यहाँ पर बेसिस जो है कि वो डिफरेंट होंगी और एक्सपोनेंट जो है कि वो सेम हो, यानी कि a और b ये दोनों क्या है, बेस हैं और ये दोनों डिफरेंट बेस हैं, लेकिन इनका एक्सपोनेंट जो है कि वो क्या है, सेम है। तो प्रोडक्ट लॉ के तहत जो है कि a पावर n इंटू बी पावर n इज इक्वल टू a इंटू बी होल पावर n हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर ये जो a और b जो है वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर, और n जो है यहाँ पर वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये याद रखना है। अब यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने 2 × 3 लिखा और 2 और 3 यहाँ पर क्या है, डिफरेंट बेस है। अब इनकी पावर जो है कि मैं सेम करता हूँ, कोई सी भी ले लेता हूँ पावर। यहाँ पे मैंने पावर 4 ली, यहाँ पर भी पावर 4 लिया। तो यहाँ पर जो है कि डिफरेंट बेसिस है बट पावर जो है कि वो क्या है, सेम है। तो प्रोडक्ट लॉ के तहत हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × 3 होल पावर 4। अब क्योंकि पावर सेम है तो हम एक दफ़ा लिख देंगे इस तरह से। तो ये एज एन एग्जाम्पल जो है कि हमने इसको देखा, तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो बेस एक दफ़ा लिखकर पावर को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। और अगर बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम प्रोडक्ट लॉ के तहत इसको इस तरह से जो है कि लिखेंगे, या इसको जो है कि हम इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब जो है सेम जो प्रोडक्ट लॉ है वही क्वोशंट लॉ है। अब क्वोशंट क्या होता है, जब दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसे हम जो है कि वो क्वोशंट कहते हैं। तो इसमें भी सेम जो प्रोडक्ट लॉ के अंदर है वही है, वह हमारे पास क्वोशंट लॉ में है। अब क्वोशंट लॉ में क्या है हमारे पास, व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, अगर बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो। अब देखो ये a और a बेस सेम है हमारे पास, लेकिन एक्सपोनेंट जो है कि वो डिफरेंट है। तो प्रोडक्ट लॉ के तहत, क्वोशंट लॉ के तहत a पावर x माइनस y होगा, यानी कि बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो x माइनस y, x में ये y को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो a है, ये क्या है, रियल नंबर होने चाहिए, और जो x और y पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से क्वोशंट लॉ में हम देखते हैं कि बेसिस अगर डिफरेंट हो, यहाँ पर तो बेस सेम है, और यहाँ पर देखते हैं अगर बेसिस डिफरेंट हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि a और b ये दोनों क्या है, बेस हैं, और ये क्या है, डिफरेंट बेस हैं, लेकिन इन दोनों के एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो क्वोशंट लॉ के तहत a/b होल पावर n हो जाएगा, क्योंकि दोनों की सेम पावर है, तो होल पावर n कर देंगे हम इसको। अब यहाँ पर a और b जो है कि वो रियल नंबर होने चाहिए।
और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्वोशंट लॉ में, पहले में जब में बेस सेम है और पावर जो है एक्सपोनेंट जो है कि वो डिफरेंट है, तो इसकी भी एग्जांपल यहाँ पर दे देते हैं। देखो अगर ये लिखा मैंने 2/2, अब देखो बेस सेम है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर जो है कि वो 1 है। अब इस पर अगर कुछ पावर नहीं है तो इस पर पावर क्या होती है, 1 होती है। तो क्वोशंट लॉ के तहत जो है कि 3 - 1 हो जाएगा और बेस 2 लिखेंगे और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, 2, यानी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट बेस हैं लेकिन पावर सेम है तो हम उसको क्वोशंट लॉ के तहत इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर a और b जो है कि वो क्या रियल नंबर है, जबकि ये जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। अब यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 अगर मैंने 3 लिखा है तो 2 जो है वो बेस है, 3 भी जो है बेस है। अब इस 2 की पावर में क्या कहता हूँ, 2 है और इस 3 के ऊपर भी पावर क्या है, 2 है। अब देखो पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो हम इसको 2/3 होल पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 सेम पावर है दोनों पर, तो हम इसको होल पावर इस तरह से लिख देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वोशंट लॉ कहते हैं। ठीक है, अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पावर लॉ देखते हैं। अब पावर लॉ क्या होता है, देखो अगर हमारे पास a एक रियल नंबर है और x और y पॉजिटिव इंटीजर है, देन a पावर x होल पावर y किसके इक्वल होगा, a पावर x इंटू वाई के। अब यहाँ पे देख सकते हो आसानी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पावर है ये ब्रैकेट से अंदर है और ये पावर ब्रैकेट से बाहर है, तो अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से देंगे कि यहाँ पर अगर मैंने 2/3 होल पावर 4 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 2 पावर, अब 3 को 4 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो 2/3 4 से क्या होगा, 12 हो जाएगा इस तरह से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 1/2 होल पावर 3 और होल पावर 4 है तो हम क्या करेंगे इसको 1/2, अब 3 इंटू क्या कर देंगे, हम 4 कर देंगे। तो इस तरह से ये 1/2 होल पावर क्या हो जाएगा, 3 4 12, इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, पावर लॉ। अब यहाँ पर ये याद रखना कि x और y यानी x और y क्या पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, जबकि ये जो a है वो रियल नंबर होना चाहिए। और रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर क्या होते हैं, ये हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। अब क्वोशंट लॉ जो है कि वो हम अच्छी तरह से देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ से मुतालिक जो है कि कुछ और बातें हैं जो हमें समझनी है, वो क्या है, जिसे हम लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर कहते हैं। देखो अगर हमारे पास a रियल नंबर है और a 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए और m और n जो है कि वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, m और n क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो फिर जो है कि a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, अब ये तो हमें क्या है, क्वोशंट लॉ है। तो हम क्या करेंगे, a पावर m माइनस n करेंगे, लेकिन कब करते हैं हम a पावर m माइनस n, उस वक्त जब ये m जो है वो n से बड़ा हो, जब m n से बड़ा हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ कि 5 पावर 3 अपॉन 5 पावर 2। अब ये देखो ये क्या है, m है और ये क्या है, हमारे पास n है। अब देखो m और n से बड़ा है, m n से बड़ा है, तो लिहाजा हम इसको इस तरह से लिखेंगे 5 पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 पावर 1 लिख देंगे। यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n है तो इस
अकॉर्डिंग टू क्वोशंट लॉ जो है कि वो इस तरह से होगा कि 1/m-n हो जाएगा। अब m-1 अपॉन m-n क्यों होगा? यहाँ पर तो a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m-n है, तो ऐसा इस सूरत में होगा, यानी a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m-n सिर्फ उस सूरत में होगा जब m n से बड़ा होगा, m ग्रेटर देन n होगा। अब a पावर m अपॉन a पावर n किसके बराबर होगा? 1 अपॉन a पावर m-n के। लेकिन कब? उस वक्त जब ये नीचे वाला पावर जो है, यानी इस a की पावर n ग्रेटर देन a की पावर m से होगी, यानी कि n ग्रेटर देन m होगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से दे देते हैं कि जैसे 2 पावर 3 अपॉन 2 पावर 4। अब देखो ये m है, m 3 के इक्वल है और n जो है वो किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। अब n जो है वो ग्रेटर देन m है, तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन 2, अब ये 4 माइनस 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखते हैं हम कि अगर हमारे पास इफ m इज इक्वल टू n है, m इज इक्वल टू n है, तो a पावर m अपॉन a पावर n किसके इक्वल होगा? देखो a पावर m लिखा, अब m इज इक्वल टू n है तो n की जगह भी हम m लिख देंगे, तो a पावर m और a पावर m क्वोशंट लॉ हम यहाँ भी यूज करेंगे, तो बेस सेम है, पावर जो है कि वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, यानी कि a पावर m माइनस m हो जाएगा, m माइनस m हो जाएगा। तो a पावर m माइनस m कितना होगा? 0 होगा, और a पावर 0 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो कोई भी रियल नंबर हो हमारे पास और वो रियल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 अपॉन 2, अब इस 2 के ऊपर पावर मैंने क्या 3 लिखी, इस 2 के ऊपर भी पावर मैंने क्या लिखा है? 3 लिखी है। तो अब देखो बेस भी सेम है, पावर भी सेम है। देखो बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? a पावर 0 और वो क्या किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब मैं अगर 2 पावर 3 और 2 पावर 3 डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या जवाब आएगा? 1 आएगा। क्या जवाब आएगा? 1 आएगा। आल्सो अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वोशंट लॉ अगर हम यूज करते हैं, देखो 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 है। अब अगर यहाँ पे क्वोशंट लॉ हम इस्तेमाल करते हैं तो 2 लिखेंगे, बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 पावर 0 हो जाएगा। 2 पावर 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है, तो हम इस तरह से भी देखते हैं और इस तरह से भी देखते हैं। तो किसी भी रियल नंबर के ऊपर पावर, बस वो रियल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर जिसके ऊपर पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। अगर मैं 1000 के ऊपर भी पावर 0 लगा दूं तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ये बात जो है कि हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो एनी रियल नंबर अदर देन 0 हुज पावर इज इक्वल टू 0 ऑलवेज इक्वल टू 1, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। साथ ही साथ हम एक बात और भी यहाँ पर जो है कि वो समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास बेस नेगेटिव हो और पावर इवन नंबर हो, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास माइनस बेस क्या है? -a और पावर क्या है? n। यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ बेस क्या है? नेगेटिव और पावर क्या है? n। तो इसका जवाब मैं कहता हूँ a पावर n आएगा और इसका जवाब आएगा -a पावर n। देखो बेस नेगेटिव है और पावर अगर इवन नंबर हो तो जवाब पॉजिटिव आएगा, बेस नेगेटिव पावर अगर ओड नंबर हो तो जवाब नेगेटिव आएगा, याद रखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ n इज इवन,
क्या है, अगर पावर इवन नंबर हो और बेस नेगेटिव हो तो जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर बेस नेगेटिव हो और पावर इवन नंबर हो तो पावर ओड नंबर हो तो जवाब क्या आएगा, नेगेटिव। तो हम लिखेंगे इफ n इज ओड। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं इस बात को। देखो अब मैं यहाँ पर -2 क्या है, बेस है, और इस पर पावर क्या है, 4 है। -2 जो है वो बेस है, इस पर पावर क्या है, 5 है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेस जो है कि दोनों में नेगेटिव है और सेम है, यानी -2 क्या है, बेस है। अब इसके ऊपर पावर क्या है, इवन नंबर, और इसके ऊपर पावर क्या है, ओड नंबर। तो इसका जवाब जो है कि वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इसका जवाब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। किस तरह से, अब देखो अगर -2 को 4 दफ़ा खुद अपने आप से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये छोटी क्लासेस में हमने सीखा है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये +16 आ जाएगा। इसी तरह से -2 को 5 टाइम खुद अपने आप से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि पावर 5 है, और 5 क्या है, ओड नंबर। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में हमारे पास जवाब आएगा। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो -32 आया। तो यहाँ पर हमने ये याद रखना है कि अगर बेस नेगेटिव है और पावर इवन नंबर है तो जवाब पॉजिटिव आएगा, और बेस अगर नेगेटिव है, पावर ओड नंबर है, तो जवाब नेगेटिव आएगा। ये अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए।